आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 27 मई के करंट अफेयर्स में विश्व इस्पात रिपोर्ट, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल, हीट वेव्स क्या होती है, क्यों चर्चा में आई, इन सभी को बारी बारी से देखते हैं। उससे पहले जो पिछले वीडियो के प्रश्न थे वो आप उनके आंसर देख लीजिए। ये इधर प्रश्न लिखे हुए हैं, ये आपके आंसर हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को रोक करके यहाँ पर देख सकते हो आप। तो पहला था आपका विश्व इस्पात रिपोर्ट, चर्चा में क्यों भाई, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा इसको जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो इस्पात का वैश्विक उत्पादन है उसमें 13% की गिरावट आई है। ठीक है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इसमें कुछ बिंदु रखे गए हैं, जैसे कि भारत के इस्पात उत्पादन में 65% की गिरावट आई है। देख सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पे 100 किलो स्टील बन रही है, अब केवल कितनी बन रही है, अब केवल 35 किलो बन पा रही है। बहुत भारी मात्रा में भारत में गिरावट आई है। और ऐसा नहीं कि भारत में ही गिरावट आई है, यहाँ तक कि जो चाइना है, चाइना में 1 से 2% की गिरावट आई है। अगर हम अमेरिका की बात करें वहाँ पर भी लगभग 8 से 9% की गिरावट आई है। लगभग हर देश में गिरावट आई है, ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही ये देखने को मिल रहा है। जैसा कि पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि वैश्विक उत्पादन में 13% की, यानी कि एवरेजन देखा जाए तो 13% विश्व में स्टील का जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। ठीक है, अगला क्या है पॉइंट इसमें। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2019 में भारत में जो स्टील का उत्पादन होता था वो 9.02 मिलियन टन होता था। ठीक है, लेकिन अप्रैल 2020 की बात करें, यानी कि जस्ट एक साल के बाद में, तो घट कर केवल 3.13 मिलियन टन रह गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि वैश्विक जो एवरेजन कितना कमी आई है, कितनी कमी आई है स्टील के प्रोडक्शन में, साथ में जो भारत है उसमें कितनी कमी आई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है आपका ह्यूमन चैलेंज ट्रायल। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि क्या है ये। सबसे पहला कि WHO द्वारा ये नए टीका का विकास करने के लिए इसको अपनाया जा रहा है। अब देखो, कोई भी अगर वैक्सीन बनती है किसी भी वायरस के लिए तो उसमें कई सारे स्टेज होते हैं। अब क्या होता है, जैसे कोई भी टीका बनना है अगर, तो उसमें 3 स्टेज होती हैं, यानी कि उस वैक्सीन को 3 चरण से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3। अब पहले में क्या होता है, पहले में कुछ ही लोगों पे, यानी कि मान लो जानवरों पे टेस्ट होना है, चूहे पे, बंदर पे, इस तरीके से टेस्ट हो रहा है। और दूसरे नंबर पे आता है जो लोग संक्रमित हैं, जो इन्फेक्टेड हैं आपके, उन पे ही केवल टेस्ट किया जाता है 100 से 200 लोगों पर। फिर उसके बाद में मास टेस्टिंग होता है, यानी कि कई हज़ार लोगों पे टेस्टिंग होती है। अब आपको पता होगा कि तीसरे पड़ाव तक आते आते केवल 10% वैक्सीन ही बच पाती हैं, बाकी सब कोई तो पहले ही फेज में निकल जाती हैं, बाकी करीब 50 से 60% जो बचती हैं उनका सेकेंड फेज में वहाँ से निकल जाती हैं। और कुछ ही वैक्सीन आती हैं जो मास टेस्टिंग होती है कई हज़ार लोगों पे, वहाँ तक पहुँच पाती हैं। तो देखते हैं भाई ये ह्यूमन ट्रायल क्या है इसके अंतर्गत। इसमें क्या किया जाएगा, जो आपको पता है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए पूरा विश्व लगा पड़ा है, यहाँ तक कि भारत में भी लगभग 30 जो वैक्सीनों का टेस्ट चल रहा है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सबसे पहले जो इच्छुक लोग हैं वो इसमें फॉर्म भरें कि भाई जो है हम इस ट्रायल में सहभागिता करना चाहते हैं। मान लीजिए हम चाह रहे हैं तो हम फॉर्म भरेंगे, उसमें जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या किया जाएगा, हमको कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड किया जाएगा, यानी कि हमारे अंदर कोरोना वायरस इंजेक्ट कर दिया, संक्रमित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो संक्रमित हो चुका है व्यक्ति, जो भी वॉलंटियर्स हैं, उन पे वैक्सीन लगाई जाएगी। फिर कुछ दिन के बाद में इसका इफ़ेक्ट देखा जाएगा कि वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, नुकसान क्या हो रहा, फ़ायदा क्या हो रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही। तो इन सब चीज़ों पे आपका चेंजमेंट होता रहता है। तो यही आपका ह्यूमन चैलेंज ट्रायल है। तो इसमें देखते हैं WHO द्वारा नया टीका विकसित करने के लिए इसको अपनाया जा रहा है। इस ट्रायल के अंतर्गत भाग लेने वाले वॉलंटियर्स कोविड-19 से संक्रमित किया जाता है। उसके बाद उनका टीकाकरण करके परीक्षण किया जाता है, यानी कि उन पर क्या काम असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी टीके को बनाने के लिए उसको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट में क्या होता है कि हो सकता है जानवरों पे टेस्ट किया जाए या इंसानों पर ही टेस्ट किया जा सकता है। सेकेंड में होता है जो इन्फेक्टेड लोग हैं, कुछ लोगों पे 100-200 लोगों पे टेस्ट कर दिया जाता है। थर्ड में आपका बहुत कई हज़ारों पे लोगों पे टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका हीट वेव्स। अब देख रहे होगे कि कुछ दिनों से उत्तर भारत या पूरे भारत में कहें तो बहुत एकदम टेम्परेचर बढ़ गया है, गर्मी बहुत पड़ने लगी है। ठीक है, तो इसका जो मेन रीज़न है वो है हीट वेव। अब हीट वेव होती क्या है,
तो देखते हैं सबसे पहले है क्या भाई ये हीट वेव, तो चर्चा में क्यों भाई। इसका प्रभाव मुख्यतः मार्च से जून के बीच में होता है। अब देखो मार्च अप्रैल मई तो निकल गया, अब मई का जैसे ही लास्ट वीक आया हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। अब ये भी है कि आगे जून तक चलेगा, ये कुछ दिनों तक रहेगा अभी, ठीक है। मार्च से जून के बीच में दिखाई देता है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए। अब यहाँ पे देखते हैं मैप के थ्रू। अब जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर भारत के कुछ राज्य से हरियाणा ले लो, ये राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश कुछ पार्ट, इस तरीके से ये जो पूरा पार्ट है मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे क्या होता है कि एकाएक ताप बढ़ने लगता है और वो ताप कितना बढ़ जाता है, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से आगे पहुँच जाता है। तो इसी स्थिति में अब आप देख सकते हो कि जो उत्तर भारत है वहाँ पे 45 से 50 के बीच में ताप है, तो इसमें हालत ख़राब हुई पड़ी है उत्तर भारत में। तो रीज़न क्या है इसका, इसमें देखो ये हमेशा नहीं रहता है, कई सालों में एक बार आता है। यदि किसी जगह का अधिकतम तापमान, अब देखो कैटेगरी इसमें बांट दी गई, 3 कैटेगरी रखी गई हैं। पहला क्या है, मैदानी इलाके। मैदानी इलाके में अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जाता है तो वो हीट वेव होता है, ठीक है। अगर तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर जाएगा तब वो आपका जो हीट वेव हो जाएगा। और पर्वतीय क्षेत्र में यही अगर 30 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ेगा आगे तो आपका हीट वेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से याद रखने वाली चीज़ें आपको हैं, जो तीनों तापमान हैं वो आपको याद रखने की। हीट वेव होने के लिए, हीट वेव घोषित करने के लिए जो मानक तापमान है वो क्या है, तो मैदान के लिए कितना है, तटीय क्षेत्र के लिए और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पुरंदरदास। अब पुरंदरदास चर्चा में क्यों है, वैसे ये तो है तो ऐतिहासिक कवि हैं, लेकिन अभी चर्चा में क्यों आए। अब देखिए पुरंदरदास जैसे कोई भी अगर महान व्यक्तित्व है तो हर राज्य, हर क्षेत्र वो चाहता है कि ये हमारे क्षेत्र से जोड़ दिए जाएं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए होड़ मच गई कर्नाटक और महाराष्ट्र में। कर्नाटक कह रहा है भाई कि ये जो पुरंदरदास हैं हमारे यहाँ के हैं, हमारे यहाँ पे जन्म हुआ था, लेकिन जो महाराष्ट्र कह रहा है कि नहीं भाई हमारे पुरंदरगढ़ में एक ज़िला है यहाँ पे, तो वहीं पे हुआ था, ठीक है। अब इसी के बीच में इसकी जांच करने के लिए एक समिति बना दी गई। तो देखते हैं, सबसे पहले आप इनको देख लीजिए। ये पुरंदरदास हैं, ये एक प्रसिद्ध व्यापारी हैं, व्यापारी, भगवान कृष्ण के भक्त, जो संगीतज्ञ भी बोल सकते हो इनको। तो कई सारे मल्टीपल सोर्सेज थे इनके पास। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले ये कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार, भगवान कृष्ण के भक्त, वैष्णव संप्रदाय के कवि और सोने व चांदी के व्यापारी थे, ठीक है। इनके जन्म स्थान के बारे में रहस्य को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी में है ये, ठीक है, ये जो आपका यूनिवर्सिटी है वो हम्पी में है, को एक विशेषज्ञ समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। तो समिति करेगी क्या कि भाई आप इस पर रिसर्च करो कि जो पुरंदरदास हैं इनका मुख्य रूप से जन्म कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था या कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि रहस्यवादी जो कवि हैं भाई, जब इनके बारे में पता नहीं है कुछ तो रहस्यवादी ही माने जाएंगे। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुरंदरगढ़ में हुआ और कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म कर्नाटक के मलनाड में हुआ था। तो इसी की रिसर्च के लिए, यानी कि मुख्य रूप से इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो इस समिति का गठन किया गया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं चर्चा में, तो उनको याद रखना कहाँ से, किस तरीके से ये हैं, क्या हैं, ठीक है। ये फ़ोटो इनकी है, तो आप देख सकते हो। आज के प्रश्नों की बात करें अगर, तो पहला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने फलों की ऑनलाइन बिक्री प्रारंभ की है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, लीची भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा क्वेश्चन है, डाई लैब के अंतर्गत भारत और किस देश के संयुक्त अनुसंधान किया जा रहा है, ठीक है। फोर्थ है, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो कॉल के जरिए KYC प्रारंभ किया है। पांचवा आपका है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बताना है।